टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? उत्तर भारत का मैदान। जैसे कि मैंने कल की कक्षा में भी बताया था, उत्तर भारत का मैदान जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। इसकी आकृति जो बताई थी मैंने, धनुषाकार आकृति बताई थी, धनुषाकार आकृति बताई थी, और इसका क्षेत्रफल 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बताया था। जो हमारे उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक विस्तृत है। साथ ही यहाँ उत्तर भारत का मैदान क्षेत्र जिसको हम असम में भी शामिल करते हैं। उत्तर भारत के मैदान को नदियों के आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा ही किया गया है, जिनमें 3 प्रमुख नदी है और 3 प्रमुख नदी तंत्र जो है वो उत्तर भारत के निर्माण में, उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। जिनमें हमने सबसे पहले अगर आपको नदी तंत्र में बताया था, तो नदियों में हमने सबसे पहले आपको बताया था सिंधु नदी का मैदान, और इस सिंधु नदी के बाद में हमने दूसरा आपको बताया था गंगा नदी का मैदान, और तीसरा हमने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। देखिए बच्चों, सिंधु नदी एवं सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण हो रहा है उसको हम सिंधु नदी का मैदान कहेंगे। इसे पंजाब का भी मैदान कहते हैं, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा है क्योंकि आपको मैंने बताया था 5 नदियां यहां पर बहती हैं, और जिसका लगभग 90% भाग जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। तो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक प्रकार का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जिसको सिंधु नदी का मैदान है, जो भारत में आपके पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में तक फैला हुआ है भारत का। यानी कि हम यहाँ पर ये कहें कि जो उत्तर भारत का मैदान है, कुछ इस तरह से मैं बताऊं बच्चों कि उत्तर भारत का मैदान अगर हम यहाँ पर ये बनाते हैं तो उत्तर भारत के मैदान का ये पश्चिमी भाग है, और ये पश्चिम भाग कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम भाग जो है ये सिंधु का मैदान है, अर्थात इस मैदान को हम क्या कहेंगे? पंजाब का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पंजाब का मैदान कहेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र आता है। सतलज और व्यास नदी इस क्षेत्र में बहती है, और उसके सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में उपजाऊ नदी मिट्टी का निर्माण किया गया, और यहाँ पर उपजाऊ यानी कि सबसे ज़्यादा जो आप उपजाऊ देखते हैं, फसल देखते हैं, तो आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्र। ओके, अगला जो तीसरा नंबर का मैदान यानी कि दूसरे नंबर पर मैदान की बात करें तो गंगा नदी का मैदान है, और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है, जो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक के फैला हुआ है। गंगा का मैदान कहाँ तक के फैला हुआ है? तो यदि आप अगर ध्यान दें तो इस मैप पर मैं आप नदियों के बारे में अगर बता दूं तो सबसे पहले ये नदियां देख लें कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील से होता है, बैरीनाग झील से होता है। आपको ये ध्यान रखना है, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, यहाँ पर झेलम नदी का उद्गम होता है, और झेलम के बाद में यहाँ पर चिनाब नदी, मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था कि एक दर्रा है जिसको हम क्या कहते हैं? बाड़ा लाचा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसी दर्रे से चिनाब नदी का भी उद्गम हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं रोहतांग दर्रे से रावी नदी का, और उसके दक्षिण से व्यास नदी का उद्गम होता है, और ये सभी नदियां जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। और मानसरोवर झील के पास में स्थित है राकस ताल झील, और इस राकस ताल झील से आपकी सतलज नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सब नदियों और इनके द्वारा एक मैदान का निर्माण किया जिसको हमने सिंधु का मैदान कहा है। कल की कक्षा में भी आपको बताया था, और आज आप ध्यान दें कि इनके क्षेत्र में द्वाब है, जैसे सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर द्वाब, झेलम और चिनाब के बीच में छाछ द्वाब, चिनाब और रावी के बीच में रचना द्वाब, और रावी व्यास के बीच में बारी द्वाब, जबकि व्यास और सतलज के बीच में उपजाऊ मैदान जो द्वाब है उसको हम कहते हैं विस्त द्वाब। वहीं पर उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, और उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। अगर आपको ध्यान हो तो यमुना नदी जो है भारत की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी जो है वो आपके उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा में बहती हैं, और साथ में दिल्ली बहते हुए उत्तर प्रदेश में आपके इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। और गंगा की अन्य सहायक नदियां
आपकी किसमें में सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है? यमुना नदी। तो गंगा यानी कि यमुना से लेकर जो बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा है इस तक एक मैदान है जिसे हम कौन सा मैदान कहते हैं? गंगा का मैदान। और गंगा और एवं उसकी सहायक नदी जैसे गग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, टोन, सोन, यमुना आदि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से जिस मैदान का निर्माण हुआ उस मैदान का नाम क्या है बेटा? गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में फैला हुआ। ये मध्यवर्ती मैदान है। ये कौन सा मैदान है? मध्यवर्ती मैदान है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अगला जो मैदान क्षेत्र है ये वाला मैदान, इसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य नदी बहती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास में से ही हुआ है और इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमने कल की कक्षा में कुछ दर्रे बताए थे जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा था यांगयाप दर्रा, उस यांगयाप दर्रे से, कौन से दर्रे से? यांगयाप दर्रे से एक नदी का प्रवेश होता है भारत में जिसको हम दिहांग कहते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और इस नदी के द्वारा असम वाले क्षेत्र में जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उस मैदान का नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण होता है और उस द्वीप को हम कहते हैं मांजुली द्वीप, जो नदी पर बनने वाला दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे एक असम में जिला भी घोषित कर दिया गया। तो मांजुली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो मांजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो आपको याद रखना है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, उत्तरी अमेरिका में लोकेटेड है। और अंटार्कटिक जो है आपका अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे जमुना कहते हैं और इसमें पद्मा के नाम से गंगा आकर मिल जाती है और आगे जाकर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा, और ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा याद कर लेना, एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, एमपीपीएससी का एग्जाम दो, एमपीएसआई का दो, पुलिस का दो, एसएससी जीडी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, ऑल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा कौन से डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर चापाकार डेल्टा का निर्माण हो रहा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में। ये बहुत फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा। अब यहां पर तो मैंने ये नदियों के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को बताया, लेकिन अगर हम भौतिक आकृतियों के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को देखें तो उत्तर भारत के मैदान को 4 बड़े भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है हम पहले लिख देते हैं भावर प्रदेश, दूसरा तराई, और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बांगर, और एक चौथा नंबर का है वो है खादर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बेटा, क्या होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, अलूवियल सॉइल। अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से क्वेश्चन आता है, मिट्टी से क्वेश्चन आता है, हमें जो भारतीय कृषि विज्ञान जो है उनके द्वारा जो मिट्टियों के बारे में बताया गया, तो हमें 8 प्रकार की मिट्टी पढ़नी होती है, लेकिन हमें 4 प्रमुख मिट्टियों को पढ़ना होता है, जिसमें एक काली मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी, एक जलोढ़ मिट्टी और एक लेटेराइट मिट्टी, यानी कि 4 मिट्टी आपको पढ़नी है। जिनमें जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जो नदियों द्वारा जो लाकर बहाई गई मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और एक बांगर। जो बांगर मिट्टी होती हैं वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती हैं, और जो खादर मिट्टी होती हैं वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर हम देखें तो हमने कल आपको हिमालय पर्वत के बारे में पिछली कक्षाओं में बताया कि हिमालय पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत को 4 प्रमुख भागों में बांटा है, जिसमें ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक है। और शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे नीचे की श्रेणी है, दक्षिण की श्रेणी है।
ठीक है। सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है आपकी, कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी के दक्षिण वाले पाद यानी कि गिरिपाद से लेकर एक प्रदेश स्टार्ट होता है, एक चौड़ी 8 से 16 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी। यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ पर तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी जो है ना बेटा, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम क्षेत्र राज्य से होता है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी तक एक लंबी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी आपको मिलती है जो कंकड़ पत्थर आदि से मिलकर बनी है। कैसे बनी है कि शिवालिक श्रेणी से यानी कि पर्वतों से आने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर और कई गोलाशय लेकर आती हैं और एकदम से ढाल कम हो जाने के कारण, क्या होने के कारण, ढाल कम हो जाने के कारण अपने साथ लाए गए निक्षेपों को यहाँ पर क्या कर देती हैं, छोड़ देती है। अपने साथ लाए गए अवसादों को यहाँ पर क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। उसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उस क्षेत्र को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। इस भाबर प्रदेश में पर्वत से आने वाली नदियां क्या करती हैं, लुप्त हो जाती हैं, जो तराई प्रदेश में जाकर ओपन होती हैं, बाहर निकलती हैं। जो किस क्षेत्र में जाकर, तराई प्रदेश में जाकर बाहर निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है।